हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। सारे करंट अफेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक सेशन को देखिएगा। और पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी डेली करंट अफेयर की। और साथ ही साथ आप एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं डेली करंट अफेयर के। तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं 11 अक्टूबर के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। लास्ट डे नोबेल पीस प्राइज को अनाउंस किया गया है, तो हमारा पहला क्वेश्चन नोबेल पीस प्राइज से है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप भी इस अवार्ड की रेस में थे, लेकिन 2025 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया मारिया कोरिना माचाडो को। यह वेनेजुएला की रहने वाली है, एक दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, वहां से बिलोंग करती है मारिया कोरिना माचाडो। वेनेजुएला में डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट के लिए इन्होंने काफी पीसफुली प्रोटेस्ट किए हैं, डेमोक्रेसी के लिए काफी काम किया है, इसीलिए 2025 का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति का। तो वेनेजुएला की रहने वाली कौन है ये? मारिया कोरिना माचाडो। देखिए, वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिकी देश है ना, उसका अगर हम इतिहास देखें तो 2013 में यहां पर निकोलस मादुरो की गवर्नमेंट बनी थी। ये प्रेसिडेंट बनते हैं वेनेजुएला के, और इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद वेनेजुएला में डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। हालांकि देखिए, डेमोक्रेसी तो वेनेजुएला में 2001 से ही बर्बाद है, लेकिन जब निकोलस मादुरो बनते हैं ना, तो डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है कि ये लगभग खत्म मानो आप। इसके बाद देश में जितने भी इलेक्शन हुए वो कभी भी फेयर तरीके से नहीं हुए, हर इलेक्शन में धांधली हुई, और हर बार निकोलस मादुरो की गवर्नमेंट ही बनी, या फिर इनकी जो अलायंस है, जो ये चाहते थे उसी की गवर्नमेंट बनती थी। आगे चलकर, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो पूरा देश बर्बाद होगा। डेमोक्रेसी तो बर्बाद हुई ही, इन्फ्लेशन भी देश में बढ़ता गया, वायलेंस और क्राइम बढ़ता जा रहा था। उसके कारण यहां पर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, और इन प्रोटेस्ट को लीड करती है मारिया कोरिना माचाडो। यह प्रोटेस्ट को लीड करती है, एक चेहरा बन के उभरती है, और फाइनली 2023 में यह प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने का फाइनल करती है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनती है। लेकिन जो निकोलस मादुरो होते हैं, इन पर बैन लगा देते हैं, तो उसके बाद ये इलेक्शन भी नहीं लड़ पाती, इनके जान को भी खतरा होता है, तो ये अंडरग्राउंड हो जाती है। पर देश नहीं छोड़ा इन्होंने, और अंडरग्राउंड रह के इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काफी काम किया, इसीलिए फाइनली 2025 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया मारिया कोरिना माचाडो को। ओके, वेनेजुएला में वेंते वेनेजुएला नाम की पार्टी है, उसकी ये कैंडिडेट रही है। सबसे पहली बार जब नोबेल पीस प्राइज आया था 1901 में, तो ये संयुक्त रूप से दो लोगों को दिया गया था। एक है हेनरी ड्यूरेंट, स्विट्जरलैंड से आते, और एक फ्रेडरिक पासी, ये आते हैं फ्रांस से। लास्ट ईयर 2024 में जापान के एक ऑर्गेनाइजेशन को निहोन हिदांक्यो ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए, उसके विस्तार को रोकने के लिए काम करने वाला एक एनजीओ है। निहोन हिदांक्यो ऑर्गेनाइजेशन जापान में ये काम करता है, तो इसको 2024 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अब 2025 में मारिया कोरिना माचाडो को यह अवार्ड दिया गया। सेकेंड, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मिसेज यूनिवर्स वर्ल्ड की इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक है। 18 से लेकर 55 साल की ऐसी महिलाएं जो मैरिड हैं, या तो डिवोर्सी हैं, विडो हैं, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली बार इस कंपटीशन को किसी इंडियन महिला ने जीता है, और यह है शेरी सिंह। शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स को जीतने वाली पहली इंडियन बनी है, और यह जो आयोजन हुआ 2025 में, यह फिलीपींस में आयोजित किया गया। 120 देशों की महिलाओं ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। इसमें इंडिया की शेरी सिंह ने यह अवार्ड जीता, यह सौंदर्य प्रतियोगिता जीती, पहली इंडियन जिसने यह अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिताएं कौन पार्टिसिपेट करता है, ये मैंने आपको बता दिया। मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन करवाता है। 2007 में यह पहली बार शुरू की गई थी। 2024 में नतालिया, जो कि बेलारूस की रहने वाली है, इसने इस खिताब को अपने नाम किया था। 2025 में इंडिया की शेरी सिंह ये इस खिताब को जीती है, मिसेस यूनिवर्स।
2025 में जो अलग अलग सौंदर्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई उसमें मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया में आयोजित होता है। इसको कुछ समय पहले मनिका विश्वकर्मा ने अपने नाम किया था। फिर मिस वर्ल्ड का खिताब सुचाता चुआंगश्री ने अपने नाम किया था। ये थाईलैंड की है। थाईलैंड से मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला। मिस यूनिवर्स नवंबर मंथ में होगा, नेक्स्ट मंथ। तो 2024 का जो मिस यूनिवर्स है वो विक्टोरिया कैजर थेल्विंग ने अपने नाम किया था। यह डेनमार्क की रहने वाली है। और मिसेस वर्ल्ड की बात करें तो ये शेगो गेल ने अपने नाम किया। ये साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। ये अदर सौंदर्य प्रतियोगिता है, इन पर एक बार नजर डाल लेना। 7.3 तीव्रता का भूकंप मिंडानाओ आइलैंड के पास आया है। यह द्वीप किस देश का हिस्सा है? मिंडानाओ आइलैंड यह फिलीपींस का पार्ट है। फिलीपींस के साउथ में देखने को मिलता है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। हाल ही में इस मिंडानाओ आइलैंड के पास 7.3 तीव्रता का एक भूकंप आया था, जिसके कारण 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए मिंडानाओ आइलैंड बहुत सुर्खियों में रहा। इस अर्थक्वेक के कारण फिलीपींस में सुनामी की भी चेतावनी को जारी किया गया था। मिंडानाओ आइलैंड फिलीपींस के साउथ में स्थित है। फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करें तो दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड कौन सा है? मिंडानाओ आइलैंड। किसका है? फिलीपींस का। किस महासागर में है? तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में यह देखने को मिल जाएगा। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ही यह स्थित है। पूरे फिलीपींस में 7,641 आइलैंड देखने को मिलते हैं। ओके, 3 आइलैंड में मुख्य रूप से वैसे फिलीपींस से डिवाइड है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। यहां पर फिलीपींस पेसो ऑफिशियल करेंसी है और बोंग बोंग मार्कोस यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। तो जो भूकंप आया वो किस आइलैंड के पास आया? मिंडानाओ आइलैंड। किस देश का हिस्सा है? फिलीपींस का। किस ओशियन में है? तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का यह हिस्सा हमको देखने को मिलेगा। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश के द्वारा शुरू किया गया? गोबी डेजर्ट की बात करें ना तो यह मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है ना। मध्य एशिया में मंगोलिया और चाइना में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो गोबी डेजर्ट का जो चाइना का हिस्सा है वहां पर चाइना ने दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट लगाया है और इसने हाल ही में काम करना शुरू किया। तो किसने शुरू किया इसे? चाइना ने। ओके, चाइना इस प्लांट में 27,000 मिरर का यूज कर रहा है। 27,000 मिरर लगाए हैं ताकि जो सनलाइट है ना उनको 2 टावर तक पहुंचाया जा सके। देखिए होता क्या है, इसको समझना पड़ेगा कि सोलर थर्मल पावर प्लांट एक्चुअल में क्या होता है। देखिए 27,000 आईने लगाए, उससे क्या हो गया कि सूर्य की रोशनी आई। अब उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है 2 टावर पर जो कि सनलाइट को संग्रह करेंगे और इस सनलाइट के माध्यम से ये जो सनलाइट है ना, जो सन की हीट में बदला जाएगा। सोलर एनर्जी को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके उसे हीट में बदला जाएगा और हीट में बदलने के लिए जो लिक्विड सॉल्ट है उसका यूज किया जाएगा, है ना। जो लिक्विड सॉल्ट है इसका यूज किया जाएगा। अब लिक्विड सॉल्ट का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लिक्विड सॉल्ट की विशेषता है कि वो 500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म कर सकता है। तो जब सूर्य की रोशनी एक जगह पर टावर में जाएगी, वो लिक्विड सॉल्ट में जाएगी, तो 500 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो लिक्विड सॉल्ट में बढ़ेगा। अब इससे फायदा ये होगा कि जब सूरज डूब जाएगा रात में भी इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकेगा। लिक्विड सॉल्ट गर्म है ना, इसे पानी के संपर्क में लाया जाएगा, पानी भाप बन के उड़ेगा इसके कारण और उससे फिर टरबाइन चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सोलर थर्मल पावर प्लांट किस तरीके से काम करता है। ओके, इसीलिए क्योंकि जो लिक्विड नमक है सस्ता भी होता है ना, उपलब्धि भी ज्यादा होती है, बार बार यूज किया जा सकता है और 500 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पर गर्म हो सकता है। तो सारी इलेक्ट्रिसिटी रात के समय में जब सूरज नहीं भी है तो भी घंटों तक 20-20 घंटे तक ये गर्मी नमक में रहती है, तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। ठीक है, गोबी डेजर्ट का यहां पर नाम आया है, एशिया में स्थित एक डेजर्ट है।
दुनिया का छठा सबसे बड़ा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। ठीक है, एक मंगोलियन वर्ड है गोबी, जिसका मतलब होता है वाटरलेस, जहां पर पानी नहीं। अगर आप मैप पर देख पा रहे हैं तो ये मंगोलिया है, ये चाइना है, और यहां पर आपको ये पूरा डेजर्ट देखने को मिलेगा, गोबी डेजर्ट। ठीक है, तो मंगोलिया और चाइना में देखने को मिलता है। 1295 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये, सॉरी 12,95,000 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा डेजर्ट फैला हुआ है। बहुत बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़ा एरिया होता है। 12,95,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में दो देशों में देखने को मिलता है, मध्य एशिया में, मंगोलिया और चाइना। ठीक है, तो चाइना का जो हिस्सा है ना, गोबी डेजर्ट का दक्षिणी हिस्सा, वो चाइना में आता है, और यहीं पर लगाया गया है इस सोलर पावर प्लांट को। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए इंग्लिश का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है। आपको पता है स्पेशली एसएससी और स्टेट की एग्जाम में इंग्लिश में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और 1 साल की आपको वैलिडिटी यहां पर मिल जाएगी। तो सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, वहां पर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी हडल आता है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय लिया है कि जूनियर जज अब सीधे भर्ती के माध्यम से जिला जज बन सकते है ना। जो लोअर कोर्ट है उसके जज अब क्या होगा कि डायरेक्ट जो भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होता है, उसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। भारत में जिला जज की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहां पर बात की गई है, न्यूज अलग है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की बात करें तो यह प्रावधान आर्टिकल 233 में देखने को मिलता है। 233 में जिला जज की नियुक्ति से संबंधित भारतीय संविधान में प्रावधान है। अब देखिए, अभी जो रिसेंटली न्यूज है ना, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है। अभी तक क्या होता था, दो चीजें होती थी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के लिए, दो तरीके थे जिला जज की नियुक्ति के लिए। एक था प्रमोशन और एक था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर कोई लोअर जज है ना, अगर कोई लोअर कोर्ट का जज है, तो अगर उसको जिला कोर्ट का जज बनना है तो उसके पास एक ही ऑप्शन था, प्रमोशन। वो डायरेक्ट रिक्रूट होकर नहीं आ सकता था। ये बहुत ही थोड़ा सा हम देखें तो पेचीदा मामला है, लेकिन इसको समझिए कि भाई लोअर कोर्ट का जज है, अब उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि प्रमोशन हो तो जिला जज बन पाएगा, अन्यथा लोअर कोर्ट के जज के रूप में ही वो रिटायर हो जाएगा आगे चल के। लेकिन जो वकील होते थे ना, अगर किसी को 7 साल वकालत का, वकील रहने का अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, तो वो डायरेक्ट रिक्रूट होके जा सकता था डिस्ट्रिक्ट जज तक। ओके, अगर कोई लॉयर है, एडवोकेट है, जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता था। तो इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि भैया, अभी तक जो लोअर कोर्ट के जज को आप केवल प्रमोशन से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनाते थे, अब उनको भी डायरेक्ट रिक्रूट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो लोअर कोर्ट के जज बने थे तो अब डिस्ट्रिक्ट जज केवल प्रमोशन से बनेंगे। तो ये किया गया कि भाई वकील तो बन ही रहे 7 साल के एक्सपीरियंस से, लेकिन लोअर कोर्ट के जो जज है उनको भी डायरेक्ट रिक्रूट किया जा सकता है अगर उनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो। अब बात आती है कि 7 साल का एक्सपीरियंस कैसा, वकील के रूप में कि जज के रूप में? तो मान लो कोई लोअर कोर्ट का जज है, वो 4 साल वकील रहा था, 3 साल अब उसको हो गए हैं लोअर कोर्ट के जज के रूप में, उसने 7 साल पूरे कर लिए ना, हो गए, तो ये एक्सपीरियंस पूरा हो गया 7 साल का। अब ये भी डायरेक्ट रिक्रूट हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में। अभी तक इंडिया में ये प्रावधान नहीं था, अब इसको जोड़ा गया है कि भाई लोअर कोर्ट के जज भी अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, अगर 7 साल का एक्सपीरियंस वो पूरा करते हैं तो। अब यहां पर एक और चीज है कि एक्सपीरियंस में अगर गैप है ना, तो फिर भाई दिक्कत है, योग्यता पूरी नहीं करेगा। 7 साल कंटिन्यू योग्यता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही वो अप्लाई कर सकता है। और 35 साल की एज लिमिट भी यहां पर रखी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट को
3 महीने के अंदर अपनी जो जुडिशियल सर्विस रूल्स है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे और इनको नए रूल्स को लागू करना पड़ेगा। आई होप आपको मुद्दा समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह हर साल मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, है ना। गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देना, इसके अलावा जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देना, इनइक्विलिटी को कम करना, गर्ल्स और बॉयज को बराबर अपॉर्चुनिटी पर जोर देना, यह मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड को मनाए जाने का। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल या फिर डे ऑफ गर्ल्स के नाम से भी पुकारा जाता है। 11 अक्टूबर को यह मनाया जाता है हर साल। यूनाइटेड नेशन ने 2011 में इस डे की शुरुआत की थी। 2025 में द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल ऑन द फ्रंट लाइंस ऑफ क्राइसिस, यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की। तो यह मनाया गया 11 अक्टूबर को, आज मनाया जा रहा है। इसके अलावा 10 अक्टूबर को एक नेशनल पोस्ट डे मनाया जाता है इंडिया में, इसको भी याद रखिएगा। पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रिच, नेशनल पोस्ट डे की थीम है 2025 में। यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे टॉप रैंक पर रही है भारत की ओर से? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है उसकी क्वालिटी के आधार पर। अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी से कितना ज्यादा प्लेसमेंट मिल पा रहा है स्टूडेंट्स को, कितना अच्छा एनवायरमेंट है, उसका एजुकेशन कितना ज्यादा मतलब इफेक्टिव है पूरे वर्ल्ड में, मान्यता कितनी अच्छी है। इन सभी अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर यूनिवर्सिटी को रैंक की जाती है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अब ये 2025 की जो रैंकिंग आई ना, इंडिया की इसमें सबसे टॉप जो यूनिवर्सिटी या संस्थान रहा वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा है। ये टॉप पर है। ओके, तो समझ में आ गया कि रैंकों को किस आधार पर तैयार किया जाता है, कैसे जारी किया जाता है। देखिए, इस रैंकिंग में जो बेंगलुरु की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को रखा गया ना, वो 201 से लेकर 250 के ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि केवल 100 यूनिवर्सिटी तक रैंक दी जाती है, 1 2 3 4, लेकिन 100 के बाद जो यूनिवर्सिटी होती है ना उसको एक ग्रुप में बांटा जाता है। जैसे 100 से 150, तो ये ग्रुप हो गया, तो वहां पर पर्टिकुलर रैंक नहीं दी जाती है। तो हमारी जो बेंगलुरु की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो 201 से लेकर 250 के बीच में ग्रुप में रखा गया है। तो ये इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है या टॉप इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के लिए। किस रैंक के अकॉर्डिंग? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है। ये 2025 में आई है पर इसका नाम है 2026। ठीक है, रैंकिंग में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी यूएसए की है, 171। दूसरे नंबर पर इंडिया आता है जिसकी 128 इंस्टीट्यूशन इस पूरी रैंकिंग में शामिल है। अब टॉप की वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें ना, तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लगातार 10 साल से टॉप पे, लगातार यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूएसए की यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, टॉप पर है। सेकेंड है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है जो कि सेकेंड नंबर पर है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ये आती है यूएसए की जो कि तीसरे नंबर पर है। ओके, तो 2026 की रैंकिंग में इसे तीसरे नंबर पर रखा गया है और पहले 2025 में जब रैंकिंग आई थी तो ये 1 2 4 थी, अब ये 1 2 3 है, तीनों की तीनों 2026 की रैंकिंग है ना जो अभी आई है, तो 1 2 3 ये टॉप यूनिवर्सिटी है। एशिया से टॉप यूनिवर्सिटी देखिए तो सिंगुआ यूनिवर्सिटी ये है चाइना की, फिर पेकिंग यूनिवर्सिटी ये भी चाइना की है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये तीसरे नंबर पर है सिंगापुर की। इंडिया से टॉप पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, 201 से 250 के ग्रुप के अंदर, इसके बैंड के अंदर।
फिर सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, ये चेन्नई की है, 351 से 400 के बीच में, और 401 से 500 के बीच में जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली को रखा गया है। वैसे टॉप की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये बेंगलुरु वाली है। डन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हर साल तैयार की जाती है टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा, 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। और टाइम हायर एजुकेशन की बात करें तो ये एक ब्रिटिश मैगजीन है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज और रिसर्च का काम करती है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। हील 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसके द्वारा किया गया? एक कॉन्फ्रेंस है हील 2025 कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया है हाल ही में फिक्की के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत का उद्योग परिसंघ है, जो भारत की इंडस्ट्रीज है, जो कंपनीज है, उनका एक संघ है, फिक्की शॉर्ट में कहा जाता है इसको। इसने हील 2025 कॉन्फ्रेंस का हाल ही में आयोजन किया है। आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में 8-9 अक्टूबर को। भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इसे इनॉग्रेट किया था। उद्देश्य क्या है? भारत में हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देना, भारत में हेल्थ सेक्टर के विकास कैसे किया जाए, क्या हर्डल से उनको कैसे दूर किया जाए, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। क्योंकि फिक्की ने आयोजित करवाया इसलिए से फिक्की हिल कॉन्फ्रेंस के नाम से पुकारा जाता है। वैसे इसका छोटा नाम है हील 2025 कॉन्फ्रेंस या हील कॉन्फ्रेंस। आयोजन कहां पर? आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कॉन्फ्रेंस की थीम तो वैसे नॉर्मली नहीं पूछी जाती है, फिर भी केयर 25 डिफाइनिंग मूवमेंट इन हेल्थ केयर, ये कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई। वैसे अगर डे की थीम होती है तो पूछी जाती है, कॉन्फ्रेंस की थीम आप छोड़ सकते। तो कहां हुई ये याद रखिए, नई दिल्ली। किसने आयोजित करवाई? फिक्की ने। और उद्देश्य क्या है? तो हेल्थ सेक्टर के बारे में चर्चा करने के लिए यह आयोजित हुई थी। फिक्की के बारे में पता चल गया, ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, एक ट्रेड संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल। 1927 में स्थापना की गई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और ज्योति विज इसकी डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में। भारत का पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन, इसे लॉन्च किया गया सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में। देखिए क्या है कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन, जहां पर इलेक्ट्रिक ट्रकों की बैटरी को चार्ज किया जाएगा। तो भारत के जो नितिन गडकरी है, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने इनोग्रेट किया इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन का हरियाणा के सोनीपत में। देखिए क्या किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक ट्रक होती है ना, उनके लिए ये पहली बार लाया गया है। यहां पर इलेक्ट्रिक ट्रक की बैटरी को चार्ज किया जाएगा और इसे स्वैप भी किया जा सकता है, मतलब जब तक बैटरी चार्ज हो रही है दूसरी बैटरी ट्रक वाला लेके जा सकता है। तो स्पेशली कमर्शियल ट्रक के लिए पहली बार इस प्रकार की किसी फैसिलिटी का शुरुआत की गई है। तो ये स्टेशन कहां है? हरियाणा के सोनीपत में इसकी स्थापना हाल ही में की गई। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम सक्षम को मंजूरी दी है, यह प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? इंडियन आर्मी ने स्वदेशी रूप से निर्मित एक एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम को मंजूरी दी है। अब इसे इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। इसको नाम दिया गया है सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम, और इससे विकसित किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने। अच्छा है क्या? देखिए एंटी ड्रोन तो समझ में आता है, जो किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करे और उसको खत्म कर दे, मार गिराए, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि दुश्मनों का है उसको डिटेक्ट करे और मार गिराए, है ना, एंटी ड्रोन हो गया। और ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारी अलग अलग इक्विपमेंट को जोड़ के इसे बनाया गया है, मतलब कई सारे इक्विपमेंट है इसमें, जैसे कैमरा, सेंसर, है ना, हथियार, वेपन्स। तो इसे अलग अलग चीजों को कंपाइल करके ग्रिड सिस्टम के आधार पर ये काम करेगा। तो यह है सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम, बीईएल ने इसे डेवलप किया है और इंडियन आर्मी ने हाल ही में से अप्रूवल दिया, मतलब इंडियन आर्मी में अब यह बहुत जल्दी शामिल किया जाएगा। यह एंटी काउंटर अनमेन्ड एरियल सिस्टम
ग्रिड सिस्टम है एक प्रकार का सक्षम, मतलब किसी भी ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। व्यक्ति मतलब एआई के माध्यम से भी इसे संचालित किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी संचालित किया जा सकता है। तो मानव रहित हवाई प्रणाली को, किसी भी प्रकार के अदर ड्रोन को, एंटी ड्रोन सिस्टम है तो किसी भी प्रकार के ड्रोन को मार गिराने में सक्षम। और ग्रिड सिस्टम मैंने आपको समझा ही दिया है, कई प्रकार की डिवाइसेस को इसमें कंपाइल किया गया है, जैसे सेंसर, रडार, कैमरा है, काउंटर ड्रोन वेपन से, तो इन सबको मिलाकर इसे बनाया गया है सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम। इसे बीईएल ने विकसित किया है। 3000 मीटर तक इसकी मारक क्षमता देखने को मिलती है, 3000 मीटर तक ये वार कर सकता है। बीईएल का अब यहां पर नाम आया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात हुई है। डिफेंस सेक्टर की एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। ये डिफेंस के लिए एडवांस इक्विपमेंट बनाने का काम करती है, वेपन्स बनाने का काम करती है। 1954 में बीएल की स्थापना की गई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। मनोज जैन इसके चेयरमैन हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बीईएल कार्य करता है। ओके, तो यहां पर 11 अक्टूबर के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को हमने समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ओके, क्वेश्चन आंसर लेंगे फटाफट। शस्त्र रामानुजन 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? 2025 का शस्त्र रामानुजन अवार्ड दिया गया अलेक्जेंडर स्मिथ को, यूएसए के मैथमेटिशियन। 2025 में साहित्य का नोबेल किसे दिया गया? तो लाज्लो क्रास्नाहॉरकाई, इनको दिया गया 2025 में साहित्य का नोबेल। हंगरी से आते हैं। चर्चित पासनी पोर्ट कहां स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है? तो इसको नाम दिया गया मुंबई 1। 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक अबव एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई? तो इसे लिखा गया शिव कुमार मोहनका के द्वारा, हाल ही में लॉन्च की गई थी। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है कर्नाटका में। ठीक है। अरुणोदय 3.0 योजना कहां पर लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया असम राज्य में, अरुणोदय 3.0 को। और लास्ट क्वेश्चन था, अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को स्टेट हॉलिडे घोषित किया है? तो यह है अमेरिका का तीसरा स्टेट, कैलिफोर्निया, जिसने दिवाली को स्टेट हॉलिडे के रूप में घोषित किया है। यह होगा हमारे आंसर कल के करंट अफेयर के। अब करंट क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर देखिए। बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। लिम्बाराम भारत में आर्चरी के बहुत ही फेमस प्लेयर है। और रूस में स्थित कमचटका पेनिसुला, जो कि रशिया के पूर्व में साइबेरिया में देखने को मिलता है, ये पैसिफिक ओशियन और कमचटका पेनिसुला के पश्चिम में है ओखटास्क सी। पैसिफिक ओशियन को ओखटास्क सी से अलग करता है कमचटका पेनिसुला। ये क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे 2 ही है, ध्यान से सुनो, कमेंट में आंसर करो। किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहां के शासनकाल में 4 चमन पुस्तक लिखी थी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो कब कब नहीं किए गए, कब से कब तक नहीं किए गए, दोनों बार, इसको आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।